हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमरीज के लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम जियोमेट्रिकल आइसोमरीज के नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमरीज के अभी तक जो हमने पढ़ा है केस, वो जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन कंपाउंड शो कर सकता है और जियोमेट्रिकल आइसोमरीज की क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सब चीज़ें पढ़ा। ठीक है। और साथ में हमने ये भी जाना कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमरीज में है उसके कुछ केस पढ़े, जैसे C⋅C के केस पढ़ा, C⋅N। केस 2 हमने कौन सा पढ़ा, C⋅N वाला। फिर केस 3 हमने पढ़ा था CN⋅N वाला। और आज हम पढ़ेंगे केस 4, जिसमें आएंगे साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स में जियोमेट्रिकल आइसोमरीज कैसे शो होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साइक्लो अल्केन्स का। आज हम कि साइक्लो अल्केन्स में कैसे हम चेक करेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना। तो साइक्लो अल्केन्स में जो हम चेक करते हैं तो उनमें क्या होता है कि साइक्लो अल्केन्स में कुछ हमें चीज़ें पहले बेसिक चीज़ जाननी होती हैं कि बेसिक चीज़ें जैसे होती क्या हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जानना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये एक साइक्लिक मैंने रिंग दे रखा है 3 मेंबर का। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये हाइड्रोजन एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। यहाँ पे भी एक ऊपर होगा मतलब एक नीचे होगा। इसको हम बोलते हैं एबव द प्लेन बिलो द प्लेन। मतलब जो प्लेन है ना, तो एक प्लेन के सामने होगा एक प्लेन के बैक साइड पे होगा। तो इसको हम जो पेपर पे या बोर्ड पे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये जो है ये वाले हैं, ये और ये सब क्या है, एबव द प्लेन है। और जो ये वाले हैं ये बिलो द प्लेन वाले हैं, ये हैं और ये वाला हाइड्रोजन। तो जो बिलो द प्लेन है उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया येलो कलर से, और रेड कलर से एबव द प्लेन वाले। क्या ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा? अगर हम देखें तो ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा। ठीक है ना। लिखेंगे नो जियोमेट्रिकल आइसोमरीज। रीजन क्या है? क्योंकि अब इनको चाहे ऊपर से देखें नीचे से, अब इसी कंपाउंड को उलट के बना दे, जो नीचे का हाइड्रोजन है ऊपर कर दे, ऊपर का हाइड्रोजन नीचे, तब भी बात वही है। तो इसलिए जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा। ठीक है। वही अगर हम बात करें इसी में कुछ और केस ले लें, जैसे कि हम क्या करें, मोनो सब्सिट्यूटेड, किसी एक हाइड्रोजन को हम सब्सिट्यूट कर दें किसी एटम से, डिफरेंट एटम से। ठीक है ना। किसी एक एटम को अगर हम एक हाइड्रोजन को डिफरेंट एटम से सब्सिट्यूट कर दें तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा? तो ये भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम इसमें देखें, इस कंपाउंड में हम क्या करें, इस क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दें नीचे और हाइड्रोजन को यहाँ ला दें, और यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो क्या ये दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस है? तो इन दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी देखें तो एक साइड में 3 हाइड्रोजन, और ऊपर के साइड में अगर हम देखें तो ऊपर के साइड में 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। ठीक है। और इस वाले कंपाउंड में भी अगर हम देखें तो एक साइड में 3 हाइड्रोजन है ऊपर साइड में, और बिलो द प्लेन जब हम जाएंगे तो बिलो द प्लेन में 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लिखेंगे नो डिफरेंस। तो ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा। ठीक है ना। लिखेंगे नो जियोमेट्रिकल आइसोमरीज। ठीक है। क्या ये अब हम लिखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड में, अगर सेम ग्रुप एट सेम कार्बन पे आ जाए। ठीक है ना। सेम ग्रुप मतलब कि ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन सेम कार्बन पे आ जाए, तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा? तो ये भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर इनकी हम पोजीशन चेंज भी कर दें फिर भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपाउंड में। तो ये भी हम कहेंगे नो जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट ग्रुप एट सेम कार्बन, मतलब सेम कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप, एक क्लोरीन लगा दें एक ब्रोमीन लगा दें। तो इसमें भी अगर हम ब्रोमीन को ऊपर कर दें और क्लोरीन को नीचे लेकर आएँ तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, दूसरा कंपाउंड बनेगा तो वो इसी के जैसा बनेगा। ठीक है ना। तो इसमें भी नो जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा। ठीक है ना। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा कब? तो अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं कि मतलब कब, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा, या डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा अगर सेम कार्बन पे। ये ध्यान रखना है, अगर सेम कार्बन पे हो जाए कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड, चाहे सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो, तब भी वो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है। बट अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड में सेम ग्रुप एट सेम कार्बन ले लें, ठीक, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सेम कार्बन नहीं होगा, यहाँ पे ये डिफरेंट होगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट कार्बन और यहाँ भी डिफरेंट। ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड में सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप किस पे हम ले रहे हैं, डिफरेंट कार्बन पे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम ग्रुप लेंगे एट डिफरेंट कार्बन पे। तो सेम ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे जब हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्लोरीन लिया और ये एक क्लोरीन, ये सेम ग्रुप है ना, और ये डिफरेंट कार्बन पे लिया, एक इस कार्बन पे लिया और एक इस कार्बन पे। तो ये क्या है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। क्योंकि अपोजिट साइड है। और वही अगर इसको हम इसी स्ट्रक्चर को, अगर क्लोरीन को क्या कर दें, क्लोरीन को सेम साइड में अटैच कर दें तो ये सिस होगा। ठीक है ना। तो जब डिफरेंट कार्बन पे अटैच होगा तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा। लिख दें यस, जियोमेट्रिकल आइसोमरीज
विल शो। और ये भी यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप है और दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो लिखेंगे यस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इट विल शो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ये तो ये कौन सा है, ये स्ट्रक्चर ट्रांस है क्योंकि अपोजिट साइड है, और ये सिस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन सेम साइड है। यहाँ पे सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन को नहीं लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला हाइड्रोजन के बेसिस पे इस कंपाउंड में देखेंगे क्योंकि ये डिफरेंट एटम है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड है ट्रांस, ये हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमें पहचानने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे पहचानेंगे, या फिर सिंपली से हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर दो कार्बन ऐसे हैं जो कि sp3 हो, ठीक है ना, और वो sp3 का है, वो sp3 के साथ साथ कायरल हो, तो फिर वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे इस कंपाउंड में क्या है कि ये कार्बन sp3 था ये वाला, ठीक है ना, और ये भी कार्बन sp3 है, और दोनों को दोनों क्या है कायरल है। अगर दोनों को देखा जाए तो कायरल हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करना हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उनके लिए एक स्पेशल पॉइंट क्या, स्पेशल पॉइंट ये है कि सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो। अगर वो डिफरेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम पे हैं तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। इस कंपाउंड में क्या है, ये वाला पॉइंट स्पेशल पॉइंट क्या है कि सेम और डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। लिख देखें इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब चलिए इसमें चेक करते हैं कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो क्या इसमें ये वाला कार्बन sp3 है, हाँ ये sp3 है, तो ये और ये दो प्रेजेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसमें लिख देंगे एस। क्या ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग में हमें डबल बॉन्ड नहीं चेक करना, हमें देखना है कि वो कार्बन जो sp3 हो, ठीक है ना, और वो कंपाउंड में दो sp3 कार्बन होना चाहिए जिसमें कि जो कायरल हो, ठीक है ना। कायरल अगर कंपाउंड जैसे यहाँ पे क्या है कि दो हाइड्रोजन है दोनों, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखेंगे तो ये वाला तो कायरल है बट बाकी और कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। इस वाले कंपाउंड में ये वाला कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, दो कार्बन हो गया, तो इसमें कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इस वाले में देखेंगे तो ये कायरल है, ठीक है ना, क्या और कोई कायरल दिख रहा है, और कोई कायरल नहीं दिख रहा है, तो इसमें नहीं होगा। इस वाले में ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, दो कायरल हो गया, तो ये शो करेगा, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, तो ये भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इस वाले में देखें तो ये कायरल है, ये भी कायरल है, हमें डबल बॉन्ड नहीं देखना है। डबल बॉन्ड हम आगे एक रूल्स बताएंगे डबल बॉन्ड को कब देखना है साइक्लिक वाले में, ठीक है ना, वो 8 मेंबर रिंग के लिए होता है, तो आगे एक रूल्स बताएंगे। अभी सिर्फ यही वाले देखेंगे कि किसी भी साइक्लिक रिंग में अगर वो 7 मेंबर से कम है तो उसमें हम सिर्फ sp3 कार्बन देख रहे हैं, डिफरेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन, जो कि क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं वो कायरल होना चाहिए, ठीक है ना, कायरल होगा तभी, ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो ये भी कंपाउंड शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये रहे एग्जांपल्स कि कैसे हम पता करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ टू ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर हम साइक्लिक में कैसे ड्रॉ करते हैं उनको हम एक बार डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो कोई ये कंपाउंड है, यहाँ पे हम ब्रोमीन अटैच कर दिए और यहाँ भी ब्रोमीन अटैच कर दिए। अब इसे हमें ड्रॉ करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो हमें दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं या सॉलिड डैश वेज। अब सॉलिड डैश वेज क्या होता है, बॉन्ड लाइन क्या होता है, इनको बारी बारी से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, इधर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला बता देंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम जैसे इसका ड्रॉ करना है तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे साइक्लिक मेंबर रिंग बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रोमीन है ना, तो एक बार क्या करेंगे दोनों ब्रोमीन को ऊपर कर देंगे और हाइड्रोजन को नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ठीक है ना। एक बार दोनों ब्रोमीन को क्या कर सकते हैं ऊपर, ये कौन सा हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे दोनों जो ब्रोमीन है ना, एक ब्रोमीन को ऊपर और एक ब्रोमीन को हम नीचे कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। या आप चाहो तो इस वाले स्ट्रक्चर जो सिस वाला है ना, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। जो ब्रोमीन हमने दोनों ऊपर बनाया है, आप दोनों ब्रोमीन को नीचे बनाओ और हाइड्रोजन के यहाँ, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो ये भी 6 है और ये पहला वाला भी 6 है। अगर ट्रांस वाला बनाना है तो ट्रांस वाले को आप ऐसे कर सकते हो, ये ब्रोमीन जो ऊपर है इसको ब्रोमीन को नीचे कर देंगे या हाइड्रोजन, और जो ब्रोमीन नीचे है यहाँ पे ऊपर कर देंगे, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। तो ऐसे 6 और ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम सॉलिड डैश वेज में कैसे ड्रॉ करें, तो डैश वेज में ड्रॉ करने के सिंपल रूल हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना,
ये डैश होता है, ठीक है ना, और जो वेज होता है वो ऐसे होता है, वेज, ठीक है ना। तो डैश वेज स्ट्रक्चर में ये जो वेज होता है ये एबव द प्लेन होता है और ये बिलो द प्लेन होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एबव द प्लेन कौन सा होता है, ये बिलो द, ये होता है एबव द प्लेन, सॉरी ये बिलो द प्लेन होता है, डैश वाला बिलो द प्लेन, और ये वाला होता है एबव द प्लेन, ठीक है। ये डैश वेज हमको याद रखना है, कौन एबव द प्लेन होता है, कौन बिलो द प्लेन होता है। जैसे हम इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, अगर इसको हम सिस वाले में ड्रॉ करें, इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, इस वाले को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को एक बार हम दोनों को एबव द प्लेन दिखा देंगे, मतलब दोनों ब्रोमीन को एबव द प्लेन दिखा दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो किस पे होगा, डैश पे होगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा वो किस पे होगा, डैश पे, ठीक है। अब इसी बार क्या करते हैं, हम एक बार ब्रोमीन को डैश पे और एक को वेज पे कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हम डैश पे क्या कर देंगे, ब्रोमीन, और वेज पे कर देंगे, वेज पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन को इसी पे रहने देते हैं और डैश पे हाइड्रोजन को ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिस है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन वेज पे है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांस है, क्योंकि दोनों इसमें एक ब्रोमीन वेज पे है और एक ब्रोमीन डैश पे है, तो एक ट्रांस होगा, ठीक है ना। अब इसी स्ट्रक्चर को आप उल्टा करके चाहो तो बना सकते हो, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो, क्या करें, डैश पे हम क्या कर दें, ब्रोमीन, और वेज पे हाइड्रोजन, और इधर भी डैश पे ब्रोमीन और वेज पे हाइड्रोजन। सेम केस इस केस में भी उससे जस्ट उल्टा करना है, ठीक है ना। डैश पे ब्रोमीन है तो डैश पे हाइड्रोजन कर दें और वेज पे ब्रोमीन, और यहाँ जस्ट उल्टा डैश पे क्या कर दें, ब्रोमीन और वेज पे हाइड्रोजन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों ट्रांस हैं, इस साइड वाले दोनों वेज हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये जो हमने पढ़ा ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो डिफरेंट ग्रुप लगा दें या सेम ग्रुप लगाते हैं उनके लिए हैं। बट क्या होगा कि अगर हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ले लें, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे थ्री डिफरेंट ग्रुप से। अब वो थ्री डिफरेंट ग्रुप सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो कायरल है बट ये वाला कायरल नहीं है, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या ये वाला शो करेगा, इसमें तो दो कायरल ये भी है, इसमें तो दो से ज़्यादा है तो ये करेगा, ठीक है ना। इसमें भी ये कायरल है और ये कायरल है और ये भी कायरल है, इसमें ये भी करेगा, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पहला नहीं करेगा, बाकी के दो करेंगे। अब चलिए ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको, अब हम इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो ये तो ज्योमेट्रिकल इसमें शो करे नहीं करेगा तो इसको हम ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम किसको ड्रॉ करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग है, जैसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, डैश वेज वाला ड्रॉ कर देते हैं। तो एक बार तीनों ए को क्या करते हैं, हम जो तीन ए है ना उन तीनों ए को वेज पे लगा देते हैं, ए और यहाँ भी ए। अब जो हाइड्रोजन है, जाहिर सी बात है अगर ये ए डैश पे है तो हाइड्रोजन वहाँ पे वेज पे होगा, ठीक है ना। और एक स्ट्रक्चर इसके ऐसे भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेंगे, एक को वेज पे ही रहने देते हैं और बाकी को हम क्या करते हैं, डैश पे रख देते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम चाहें तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर एक जो जैसे दो को डैश पे रखा, एक को वेज पे, अब हम चाहें एक को डैश पे रख के दो को वेज पे रखें तो वो स्ट्रक्चर इसी के जैसा होगा, इसलिए इसमें सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रहे। अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, इस वाले में अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, एक तो ऐसे बन जाएगा, हम क्या करेंगे तीनों को एक बार वेज पे रख देते हैं, ए ए ए, ठीक है ना। और एक बार क्या करेंगे तीनों को डैश, सॉरी दो को क्या कर दे, सॉरी हम ये वाला नहीं बना रहे, ये वाला, इसमें एक ये बी होगा, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी होगा। एक बार क्या करते हैं ए को डैश पे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, और जो ये वाला ए है इसको डैश पे कर देते हैं और बी को भी हम क्या कर देते हैं, डैश पे कर देते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बी जो है उसको वेज पे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, और ए को क्या करते हैं, दोनों ए को डैश पे कर देते हैं। तो इसमें टोटल तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बाकी स्ट्रक्चर में देखोगे तो तीनों में से कोई एक मैच कर जाएगा, तो इसके पास तीन ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और क्या होगा अगर कोई हम ऐसे कंपाउंड ले लें जिनमें कि जैसे कि ये पहला है, ये दूसरा है
और तीसरा अगर हम ऐसे कंपाउंड ले लें जिनमें तीनों ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया, तो इसके जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके टोटल जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आइसोमर, तो एक तो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, एक बार इसके टोटल 4 बनेंगे। अब वो 4 कैसे बनेंगे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चारों में पहले हम बनाएंगे, क्या करेंगे, तीनों को एक बार वेज पे रख देंगे, ठीक है ना। ये वेज पे, बी सी भी वेज पे और ये भी वेज पे। दूसरी बार क्या करेंगे, किसी एक को डैश पे कर देंगे, जैसे कि अगर हम ए को डैश पे कर दें, ठीक है ना, सॉरी ए को अभी वेज पे रख देते हैं, बाकी इन दोनों को डैश पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए को डैश पे रख के बाकी बी को, ए को डैश पे कर देते हैं, इसको डैश पे रहने देते हैं और बी को वेज पे कर देते हैं। और या फिर ऐसे कर देते हैं कि ए को डैश पे रहने देते हैं, बी को भी डैश कर देते हैं और सी को वेज कर देते हैं। तो ये तीन नहीं 4 स्ट्रक्चर टोटल पॉसिबल है इस वाले कंपाउंड में, ठीक है ना। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, हम डिफरेंट को ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कितना आइसोमर होगा। इसमें मैक्सिमम इतना ही आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है कि हम सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप में एग्जाम्पल्स अगर पूछेगा एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ये 3 या 4 मेंबर तक ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली से हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि अगर फ्लो चार्ट में क्या है, अगर ट्राई मेंबर रिंग में 2 कायरल कार्बन है तो इसमें 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे, और अगर 3 कायरल कार्बन है तो इसमें भी 2 ही बनेंगे, ठीक है ना। एक बार तीनों डैश पे, ठीक है ना, सॉरी डैश या तीनों वेज पे ले लें, और एक बार किसी एक को डैश 2 को वेज पे ले लें, यही 2 बनेंगे। और अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो बट 2 डिफरेंट हो, सॉरी एक सेम हो, मतलब 2 ग्रुप और एक डिफरेंट हो, तो उसमें 3 बनेंगे। और अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसमें टोटल 4 बनेंगे। तो एक हम फ्लो चार्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब साइक्लो एल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। जो स्पेशल केस होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो थोड़ा सा इन सब रूल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो स्पेशल केस को अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस स्पेशल केस में पहला आता है स्पेशल केस में क्यूमुलिन्स, ठीक है। तो स्पेशल केस में पहले हम क्यूमुलिन्स पढ़ेंगे। क्यूमुलिन्स का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यू या लगातार डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड लगातार है, ठीक है ना। तो हम ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कॉन्टिन्यू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड लगातार अगर आए तो वही होता है क्यूमुलिन्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें लिखा है कि ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब कि जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ऑड हो, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे ये ऑड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए यस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक कंडीशन होनी चाहिए, ये जो ग्रुप होना, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तभी शो करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है ये ऑड नंबर है, ये क्या ऑड है, ये सॉरी इवन है ना, तो ये इवन है तो ये लिखेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। भले ये डिफरेंट हो या सेम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये इवन है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ये ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और जो दोनों ग्रुप हो टर्मिनल कार्बन पे वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्पाइरेंस। स्पाइरेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको जस्ट रिंग के जैसे ट्रीट करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिंग अगर ऑड आ जाए, ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ रिंग आ जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसका भी मतलब वही होता है, मतलब कॉन्टिन्यू, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टिन्यू रिंग। कॉन्टिन्यू रिंग प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रिंग क्या है, एक सॉरी कलर चेंज कर लें, 1 2 3, ये ऑड नंबर ऑफ रिंग है ना, ऑड है, तो अगर ये दोनों ग्रुप टर्मिनल अगर ये डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये डिफरेंट होना चाहिए और ये नंबर ऑफ रिंग बस ऑड होना चाहिए, इवन होगा तो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इफ़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं इफ़ इवन देन नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। अगर इवन हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्पाइरेंस प्लस क्यूमुलिन्स। अब स्पाइरेंस प्लस क्यूमुलिन्स मतलब क्या है, सिंपली पता है, स्पाइरेंस मतलब रिंग और क्यूमुलिन्स मतलब डबल बॉन्ड। तो मतलब डबल बॉन्ड और रिंग ये दोनों अगर लगातार है, बट ये दोनों मिला के ऑड होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों मिला के ऑड होना चाहिए तभी, ठीक है ना। दोनों मिला के ऑड होगा तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3,
मतलब ये ऑड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा, बस ये शर्त होना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये ग्रुप, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा। इसमें 1 2 3 4 ये इवन है ना, इवन नंबर ऑफ है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 ये 3 है मतलब ऑड है, ऑड है तो ये ग्रुप देख लेंगे डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा, ठीक है। बस हमें नंबर ऑफ़ क्यूमुलिन्स या स्पायरेंस देखना है, ऑड है कि नहीं, ऑड है, टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साइक्लो अल्केन्स और एल्कीन्स की तरफ। साइक्लो अल्केन्स और एल्कीन्स में कैसे चेक करते हैं, तो ये भी उसी के जैसा है, सिंपल सा है। जैसे एल्कीन्स में हम कैसे चेक कर सकते हैं, एल्कीन्स में देखते हैं इस कार्बन में 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, हाँ ये डिफरेंट है। अब इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे अगर आप देखें क्या डिफरेंट इधर से जाएंगे, तो इसे थोड़ा दूसरे कलर से कर लेते हैं। इधर से जाएंगे 1, इधर से कार्बन मिल रहा है, इधर जाएंगे इधर भी कार्बन मिल रहा है, इधर कार्बन पे ब्रोमीन मिल गया, इधर कार्बन पे हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंट हो गया, मतलब ऊपर का पार्ट अलग हो गया। यहाँ पे ये पार्ट अगर देखें तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, ये डिफरेंट है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में देखें, इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन में देखें, यहाँ पे कार्बन मिला, ठीक है ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं इसमें भी, यहाँ पे कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला, इधर जाएंगे तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन CH2, इधर आएंगे तो इधर पे कार्बन ब्रोमीन, इधर से जाएंगे इधर कार्बन ब्रोमीन, मतलब कि ये सेम डेस्टिनेशन दोनों का आ गया। अगर सेम डेस्टिनेशन आ गया मतलब इधर की तरफ जाएँ या इधर की तरफ जाएँ, दोनों तरफ सेम आ गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, क्योंकि सेम ग्रुप आ गया। अगर यहाँ पे देखें CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर नेक्स्ट अगर आगे जा रहे हैं तो दोनों में सेम ही आ रहा है कार्बन ब्रोमीन, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लो अल्केन्स पे। साइक्लो अल्केन्स में क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं वो 7 मेंबर रिंग तक तो शो ही नहीं कर सकते, मतलब जैसे ये क्या है 3 मेंबर है ना, इसमें शो नहीं होगा। 4 मेंबर में भी डबल बॉन्ड साइक्लो अल्कीन में अगर आ जाए तो 7 मेंबर तक शो नहीं होता है, लिख देते हैं 8 और एबव, इसी में सिर्फ शो होगा, मतलब 8 या 8 से एबव मेंबर रिंग होगा तभी, देन ओनली शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसमें भी शो नहीं होगा, 6 मेंबर है इसमें भी नहीं होगा, 7 मेंबर इसमें भी नहीं होगा, 8 मेंबर है इसमें शो करेगा, और इसमें शो करेगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम सिस बोलते हैं। सिस कैसे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसलिए ये सिस है, ठीक है ना, या इसी को हम जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस कैसे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इधर है और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, दोनों अपोजिट साइड आ गया ना, ये ट्रांस है, ट्विस्टेड बनाया गया है। ये वाला जो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लाइन है ना ये सेम कार्बन है, इसको 2 मत मानिएगा, एक ऐसे बस ये ऊपर की तरफ से लेके आया गया है, ठीक है ना, इसको बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है ना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में कैसे होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड को थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये दोनों सेम साइड हो सकता है, मतलब कि दोनों अगर वेज पे होगा तो इसको हम बोलते हैं सिस डेकालीन, ठीक है ना। और अगर ये हाइड्रोजन एक तरफ हम क्या कर दें, डैश पे कर दें, और एक तरफ जो हाइड्रोजन है उसको वेज पे ही रहने दें तो इसको बोलते हैं ट्रांस डेकालीन, ठीक है ना। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपली आपको बस जानना है कि हाँ ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज्योमेट्रिकल जो बेसिक है वही इंपॉर्टेंट है, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये लोन पेयर है और इस पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहाँ भी लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन ये दोनों sp3 हैं और उसके साथ साथ ये एक साइक्लिक रिंग में है, ठीक है ना, और दोनों sp3 हैं और कायरल हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ भी देखें तो इस वाले कार्बन नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और इस वाले पे भी लोन पेयर है मिथाइल है, मतलब 2 अगर आ गया ना sp3 तो ये भी शो करेगा, ठीक है ना। इस वाले में देखें तो नाइट्रोजन ये sp3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है ना, ये भी sp3 है, तो ये भी दोनों सेम रिंग में हैं और 2 sp3 है, दोनों कायरल हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस बाईसाइक्लो, साइक्लो अल्कीन्स, हेट्रोसाइक्लिक या फिर क्यूमेलिन, साइक्लो अल्केन्स प्लस अल्कीन, क्यूमेलिन्स प्लस
स्पायरीन्स और एक स्पायरीन्स। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज में कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक जितने पढ़े हैं उनके अब हम एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज कौन कौन शो करेगा, कौन कौन नहीं शो करेगा, इसमें से देख लेते हैं। क्या ये C⋅C है, क्या ये दोनों साइड दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, दोनों डिफरेंट है, तो ये शो करेगा। जो शो है उसके लिए S लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखते हैं ये कितने नंबर ऑफ ऑड है, क्यूमुलेंस का केस है, ऑड है, ठीक है ना, ऑड है और दोनों तरफ क्या है, ग्रुप जो है वो डिफरेंट, इधर भी है, सॉरी इधर डिफरेंट नहीं है, इधर सेम आ गया ना। अब सेम आ गया तो चाहे ऑड हो या इवन हो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखें 1 2 3 ये क्यूमुलेंस प्लस स्पायरीन्स वाला केस है, ये ऑड है और यहाँ पे ग्रुप भी डिफरेंट है, इधर भी है इधर भी है, तो ये शो करेगा, ठीक है ना। इसमें देखें तो 1 2 3 ये भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ है और इधर भी ग्रुप डिफरेंट है और इधर भी डिफरेंट है, तो ये शो करेगा, ठीक है। इस साइड में देखें तो 1 2 3 इसमें भी ऑड नंबर ऑफ स्पायरीन्स प्लस क्यूमुलेंस है और इधर क्या है, सेम ग्रुप आ गया। अब बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम आ गया मतलब ये शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखें तो ये वाला शो करेगा क्योंकि ये मोर देन 8 मेंबरिंग है, मोर देन 8 मेंबरिंग है तो ये शो करेगा, ठीक है ना। जब भी साइक्लोएल्कीन के केस मोर देन 8 मेंबरिंग आ जाए तो वो शो करेगा, ठीक है ना। इस वाले में देखें तो 1 2 3 4 ये इवन नंबर ऑफ है, इवन नंबर ऑफ है तो ये शो नहीं करेगा। अब चाहे ग्रुप अलग हो या ना हो वो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिफरेंट है या नहीं है, बस हमें नंबर ऑफ रिंग क्यूमुलेंस और स्पायरीन्स अगर इवन नंबर आ जाए तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज। ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर फार्मूला दे दिया हो या फिर स्ट्रक्चर बना के दे दिया हो उसमें, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज का कैलकुलेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ केस होते हैं। जैसे पहले केस हम 1 पढ़ेंगे। केस 1 में क्या है, इफ़ एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, मतलब कि अनसिमेट्रिकल, जो भी स्ट्रक्चर हो अगर अनसिमेट्रिकल हो तो उनके लिए जो फार्मूला होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है। आप बस फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, ये वाला होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज क्या होता है, 2 के पावर n, ठीक है ना। और जिसमें n क्या है, स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, सॉरी या स्टीरियोजेनिक सेंटर कह सकते हैं, स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज एग्जिबिट हो रहा है, मतलब वो एरिया जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज एग्जिबिट हो रहा है उसको बोलते हैं। जैसे इसमें देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज यहाँ से एग्जिबिट होगा, यहाँ से भी एग्जिबिट होगा, यहाँ से। अगर इसकी हम सिमेट्री चेक करें तो सिमेट्री में जब चेक करेंगे तो यहाँ इस वाले पार्ट को सेंटर मान लें, तो इधर जब जाएंगे तो ये ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। यहाँ से इस वाले को हम सेंटर मान लें, इस वाले को, तो ये भी इधर एक है, ये भी एक इधर एक है। यहाँ क्या है, डिफरेंट CS2Br है, इधर CS3 है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें n कितना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ये 2 और 3 है, n=3। तो डायरेक्ट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज का फॉर्मूला रखेंगे 2 के पावर कितना होता है n, ठीक है ना। 2 के पावर n होगा यहाँ पे, तो 2 के पावर n में n कितना है, 3 है, तो 2 के पावर 3 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, मीन्स टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज ये शो करेगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड। तो हम डायरेक्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक एरिया पहचान में आना चाहिए। कंपाउंड अनसिमेट्रिकल के सिमेट्रिकल ये पहचान में आना चाहिए, ठीक है। जैसे अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर कंपाउंड केस 2 है, सिमेट्रिकल हो, मतलब एंड ग्रुप जो हो वो सेम हो और सिमेट्रिकल हो। जैसे इसमें क्या था, एंड ग्रुप क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, एंड ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एंड ग्रुप सेम हो तो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल कैसे पहचानेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो इस कंपाउंड में अगर सिमेट्रिकल चेक करना है तो इसको सेंटर मान लें, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो ये एरिया देखें और ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इसमें अगर n है, हम देखेंगे तो n कितना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3 जगह है ना, तो n=3 हो जाएगा। इसके लिए जो फार्मूला था, इसके लिए फार्मूला ये वाला है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ये वाला है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज इक्वल टू 2 के पावर n, ठीक है, -1 प्लस 2 के पावर p-1। अब यहाँ पे p कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो p=n/2 अगर n इवन आया तो, और p=n+1/2 होगा अगर n की वैल्यू ऑड आई तो। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ऑड है ना, तो ऑड है, तो यहाँ से जब हम p कैलकुलेट करेंगे तो p आएगा n+1/2, मीन्स 3+1/2 करेंगे, p कितना आ जाएगा, 2। अब जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज का फार्मूला पुट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज इक्वल टू 2 के पावर n कितना है, n-1 प्लस 2 के पावर p-1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n कितना है, 3 -1 प्लस 2 के पावर 2-1, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 6। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज आएंगे इसमें, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे इन दो एग्जांपल्स में देखते हैं, क्या पहला कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, पहले ये पहचानेंगे। तो एक स्टीरियोजेनेसिस सेंटर 2 3 4, इसमें 4 है, ठीक है ना। अब इसमें 4 है तो इसमें पहचानेंगे ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा बीच, इसको अगर हम सेंटर पार्ट मान लें यहाँ से, तो यहाँ से ये पूरा और ये पूरा सेम है ना, तो ये पूरा सेम है, तो ये कहेंगे ये सिमेट्रिकल में आएगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल में इसमें n इक्वल टू कितना है 1 2 3 4, n इक्वल टू 4 है। तो सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ से n 4 आ गया तो पहले p निकालेंगे, p इक्वल टू जब n इवन हो तो उसके लिए n/2 था, मीन्स कि 4/2 कितना आ जाएगा 2। अब फॉर्मूला डायरेक्टली हम पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1, ये हो जाएगा 2 के पावर n कितना है 4-1 प्लस 2 के पावर 2-1, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, टोटल कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें टोटल 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, क्या नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे ये इस एंड पार्ट देखें तो एंड पार्ट डिफरेंट है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखें और इधर ये डिफरेंट होगा ना, मतलब ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ईजी है, 1 2 3, और ये शो नहीं करेगा, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, इसलिए ये वाला शो नहीं करेगा, तो 3 ही होगा, n इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे जो सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला हो जाएगा n के पावर 2 के पावर n, तो 2 के पावर n का मतलब 2 के पावर 3, इट मीन्स कि 8 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल बनेंगे, ठीक है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन के फॉर्मूले। हमें बस पहला क्या पहचाना है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, अनसिमेट्रिकल है तो उसका अलग फार्मूला लगाएंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें भी 2 कैटेगरी आती है, पी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर ऑड है कि इवन है, तब उसके बाद से डिसाइड करते हैं पी क्या, कौन सा फॉर्मूला पी का लगेगा, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा एक लास्ट कुछ पार्ट पे आ गए हैं। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जैसे कंपाउंड सिस ट्रांस हो, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये क्या है, ये तो सिस है ये वाला, और ये क्या है ट्रांस है। ट्रांस कैसे है, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है ना ये अपोजिट है, यहाँ पे ये ग्रुप है सेम साइड है, तो इसलिए सिस और ट्रांस है, ठीक है ना। तो पहले हम डाइपोल मोमेंट देखें, तो डाइपोल मोमेंट जब हम बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन जो है ना ये डबल बॉन्डेड है, sp है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके डायरेक्शन होगा, और इसका इसके तरफ होगा, मतलब ये एक तरफ से देखा जाए तो दोनों ऐड होगा, और इसका हाइड्रोजन का इसके तरफ होगा और ये इसके तरफ होगा, मतलब कार्बन कार्बन का ऐड होगा। तो कह सकते हैं 6 वाले का जो होगा वो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा ट्रांस से, 6 का हमेशा ज़्यादा होगा ट्रांस से, क्योंकि इसमें इसका और इसका कार्बन का दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें 0 हो जाए, इसलिए ट्रांस का कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है सिस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक है। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऐसे लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना ये ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से। अब इसका रीजन है, इसका रीजन ये है पैकिंग के लिए, ठीक है ना। पैकिंग की वजह से ये ट्रांस है। जैसे कि अगर हम 2 कंपाउंड बनाएं, ये सिस है, ठीक है ना, और ये ट्रांस है, तो दोनों में पैकिंग अगर हम करेंगे ना तो सिस में जो पैकिंग होगा ऐसे होगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको सही बना दें, ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा और क्लियर बने, ऐसे होगा पैकिंग, मतलब बहुत कम इस पर। और इसमें अगर पैकिंग करेंगे ना तो ऐसे होगा, मतलब बहुत क्लियर कस्टर, मतलब पैकिंग बहुत अच्छे से होगी। पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा लिख सकते हैं, पैकिंग यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं, ड्यू टू पैकिंग एफिशिएंसी, ड्यू टू पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से ट्रांस का ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस से, वही सेम रीजन पैकिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। और सॉल्युबिलिटी जो होता है उसमें सॉल्युबिलिटी सिस का जो है ज़्यादा होता है ट्रांस के, ठीक है ना। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सिस और ट्रांस में, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये पूरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहीं पे आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बहुत थोड़े रह गए हैं आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मुश्किल से 2 लेक्चर हो सकते हैं। 2 लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया और 1 या 2 लेक्चर लग सकता है कन्फर्मर्स में, जो कि आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद से चैप्टर जब एंड हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है ना, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका मिस हो जाता है, वो नहीं आता है, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने 12th के चैप्टर हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत अच्छे से जब पढ़ाएंगे तो उसको पढ़िएगा। उसको मैं बस 3-4 लेक्चर के बाद स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जितने क्वेश्चन कराए मैंने उनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी आपके पास बुक्स होगा MCQ का PYQ जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको करने के बाद, ठीक है। थैंक यू।